हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत मृदा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम मृदा के प्रकार और उसका वितरण और उसकी विशेषताओं को जानेंगे। मृदा का महत्व क्या है इसको जानेंगे। पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व उसके देखेंगे। मृदा का जो निम्नीकरण होता है वो एक पर्यावरण समस्या क्यों है। मृदा संरक्षण और प्रबंधन कैसे किया जा सकता है और सरकारी प्रयास किए मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं वो जानेंगे। आपके पहले ये दूसरे लेक्चर में मैंने मृदा के बहुत सारी विशेषताओं को बताया था। मृदा के जो बेसिक फीचर्स है उसके बारे में बता दिया था। अब जो इन्वायरमेंट एक्सेप्ट है, मतलब इन्वायरमेंट परिप्रेक्ष्य जो है उसके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों में मृदा पारिस्थितिकी तंत्र का एक आधारभूत अजैविक घटक है, जिससे प्राकृतिक वनस्पति को जल और पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। इसलिए मृदा का अपना एक पारिस्थितिकीय महत्व है। मृदा का संरक्षण किए जाने पर प्राकृतिक वनस्पति की उत्पादकता में वृद्धि होने के कारण पर्यावरण के संरक्षण के साथ जैव विविधता पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। मृदा आधारभूत प्राकृतिक संसाधन भी है, क्योंकि इससे फसलों को जल और पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। फसलों की उत्पादकता को निर्धारित करने वाले कारकों में मृदा की उत्पादकता का विशेष महत्व होता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहां आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, वहां मृदा का संरक्षण न केवल कृषि की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है, बल्कि सतत कृषि पर आधारित मिशन को सफल बनाने के साथ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। इस प्रकार सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों में मृदा संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन को विशेष प्राथमिकता देनी चाहिए। मृदा निम्नीकरण को जानेंगे। सॉइल डिग्रेडेशन है ना, मृदा अपरदन, लेटराइजेशन, सैलिनाइजेशन या एल्कनाइजेशन, दोषपूर्ण कृषि पद्धति से भी मृदा प्रदूषित होती है। ठीक है, जलीय अपरदन भी होता है ना। इसके अंतर्गत अपरदन भी विभिन्न तरीकों से होता है, जैसे परत अपरदन, रील अपरदन और अवनालिका अपरदन, है ना। बीहड़ और उत्खाद भूमि, जो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की में जो चंबल नदी प्रवाहित होती है, वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उत्खाद भूमि का निर्माण करती है। किसका करती है? उत्खाद भूमि का निर्माण करती है। अब हम देखेंगे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। मृदा अपरदन प्रकृति के अनुरूप होने वाली एक सामान्य भौतिक क्रिया है। जब भूगर्भिक अपरदन के द्वारा मृदा का कटाव होता है, तब मृदा निर्माणकारी प्रक्रम के दर और मृदा अपरदन में एक प्रकार का संतुलन होने के कारण मृदा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं जब बाहरी कारकों के प्रभाव से त्वरित अपरदन के कारण मृदा की औसत मोटाई कम होने लगती है, तब मृदा निम्नीकरण से संबंधित पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारकों में जलीय अपरदन का सर्वाधिक प्रभाव होता है। जल के द्वारा मृदा का कटाव 2 चरणों में होता है, जिसमें प्रथम चरण में वनस्पति विहीन मृदा पर वर्षा की बूंदों के प्रहार से मृदा के कणों के असंगठित होने की प्रक्रिया को बूंद अपरदन कहते हैं। वहीं द्वितीय चरण में लंबी अवधि तक वर्षा होने के कारण यदि मृदा की ऊपर की परतों के द्वारा जल ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तब परत अपरदन के द्वारा मृदा की ऊपर की परतों का कटाव प्रारंभ हो जाता है, जिसे अंततः नीचे की कठोर परतों के सतह पर आने से रील अपरदन के द्वारा छोटी छोटी नलिकाओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जब यही छोटी नलिकाएं आपस में मिलकर बड़ी कोशिकाओं में परिवर्तित होने लगती है, तब अवनालिका अपरदन के कारण बीहड़ भूमि से संबंधित दृश्य भूमि का निर्माण होता है या विकास होता है। बीहड़ भूमि की उत्पत्ति के लिए वनस्पति विहीन सतह या ढाल तीव्र होने के साथ न केवल मृदा के कण शुष्क और असंगठित होने लगते हैं, बल्कि तीव्र गति से वर्षा होनी चाहिए। भारत में मध्य प्रदेश के मालवा पठारी क्षेत्र में बहते हुए जल के कारण मिट्टी का सर्वाधिक कटाव होने के कारण बीहड़ भूमि से संबंधित स्थल स्वरूपी विशेषताएं देखने को मिलती है, जिसका संबंध चंबल नदी के अफवाह क्षेत्र से है। वहीं पंजाब के पर्वतपदी मैदान में रील अपरदन के द्वारा निर्मित भूमि को चोस कहते हैं, है ना। अब जलीय अपरदन के प्रभाव,
है ना। बहते हुए जल के द्वारा मृदा की ऊपर की परतों का कटाव, नीचे की कठोर परतों का सतह पर अनवरत या एक्सपोर्ट होना, अंतः स्पंदन का दर नगण्य होने पर भूमिगत जल स्तर में कमी। इससे क्या होगा, भूमिगत जल संकट का एक कारण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भूमिगत जल संकट का कारण बन जाएगा। बहते हुए जल के द्वारा जहां मिट्टी का कटाव होता है वहां अंततः भूमिगत जल स्तर में कमी आने के कारण न केवल जल संकट की समस्या उत्पन्न होती है बल्कि बंजर भूमि का भी क्षेत्रीय विस्तार होता है। वहीं अन्य क्षेत्रों में सतही जल स्रोतों में अवसादीकरण के कारण जब जल ग्रहण करने की क्षमता में कमी आती है तब बाढ़ की आवृत्ति और तीव्रता में भी वृद्धि होती है ना, उसमें भी वृद्धि होती है। वायु अपरदन मरुस्थलीय प्रदेश में प्रकृति के अनुरूप होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। वनस्पति विहीन सतह पर जहां वाष्पीकरण का दर वर्षा की मात्रा से अधिक होता है वहां मृदा के कणों में शुष्क और असंगठित होने पर चलने वाली हवाओं के कारण मृदा के ऊपर की परतों का कटाव प्रारंभ हो जाता है। मरुस्थल के सीमांत में जब प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हुए भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन किए जाने से वनस्पति की सघनता में कमी आती है तब वायु अपरदन की दर में वृद्धि होने पर मरुस्थल का बाह्य विस्तार होता है। मरुस्थलीकरण के कारण अर्धशुष्क क्षेत्र मरुस्थलीय प्रदेश में परिवर्तित होने लगता है जिससे मृदा के कणों का शुष्क होने के साथ मृदा की लवणता में वृद्धि होती है। वहीं वाष्पीकरण का दर अधिक होने पर भूमिगत जल स्तर में कमी आने के कारण जल संकट से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती है जिससे अंततः मरुस्थलीकरण पर्यावरणीय समस्याओं के साथ आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का भी एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है ना। है ना, अब हम अगला पोर्शन देखेंगे। वर्षा वन वाले जनजाति प्रधान क्षेत्र में जहां स्थानांतरित कृषि के लिए जनजाति समुदाय के द्वारा वृहद स्तर पर वृक्षों के काटे जाने से वनस्पति की सघनता में कमी आई है वहां निक्षालन का दर अधिक होने से जल के साथ पोषक तत्वों का नीचे की परतों में जाने के कारण मृदा का निम्नीकरण हो रहा है ना, मृदा का निम्नीकरण ऐसे भी हो रहा है। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में जल अभाव की समस्या के समाधान के लिए जहां नहर सिंचाई के विकास को प्राथमिकता दी गई है, आज उन्हीं क्षेत्रों में जहां जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई है वहां जल के वाष्पीकृत होने के कारण मृदा की लवणता और क्षारीयता में भी वृद्धि हो रही है जिससे बंजर भूमि का क्षेत्रीय विस्तार हो रहा है। उन्नत किस्म के बीजों के उपयोग को प्राथमिकता देते हुए जहां गहन कृषि के विकास के लिए हरित क्रांति कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, आज उन्हीं क्षेत्रों में जहां रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का औसत से अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है वहां न केवल मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है बल्कि कृषि की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ तक कि प्रदूषकों को खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने पर भूजैव आवर्धन के कारण मानव के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब मृदा संरक्षण और प्रबंधन के कारण हम जानेंगे विस्तृत रूप से। ठीक है ना, बहुत सारे इसके उपाय भी है। मृदा का पारिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक महत्व को ध्यान में रखते हुए हमें मृदा के संरक्षण और प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मृदा संरक्षण के तहत हमें सर्वप्रथम मृदा निम्नीकरण से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान पर बल देना चाहिए। मृदा निम्नीकरण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण तथा सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मृदा निम्नीकरण के उत्तरदायी कारकों की पहचान करते हुए हमें मृदा अपरदन को कम करना होगा। बूंद अपरदन से मृदा का संरक्षण, बहते हुए जल के प्रभाव को कम करना, अंतः स्पंदन की दर में वृद्धि द्वारा मृदा की शुष्कता में कमी, वायु के प्रवाह की गति को कम करके आदि कम करते हुए और अन्य उपायों से मृदा संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। मृदा के प्रबंधन के अन्य कारकों में दोषपूर्ण कृषि में सुधार की जरूरत है। कृषि में मृदा अपरदन की समस्या से निपटने के लिए हमें जैविक विधियों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। जहां जैविक विधियों से मृदा का संरक्षण संभव न हो वहां यांत्रिक विधियों को अपनाया जाना चाहिए। जैविक विधि के तहत समुच्च रेखीय कृषि, पट्टीदार कृषि
या बहुफसल कृषि पद्धति मल्चिंग, जिसे हम पलवार बनाना भी कहते हैं, को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। मृदा के संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। जहां पर वृक्षारोपण को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, वहां वहां की भूमि पर घास को उगाना या बोने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मृदा संरक्षण से संबंधित जैविक विधियों को अपनाकर दोषपूर्ण कृषि में सुधार कर न केवल मृदा बल्कि जल संसाधन का संरक्षण कर कृषि की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च रेखाओं के सहारे फसलों को उपजाकर समोच्च रेखीय कृषि के द्वारा सतही जल के बहाव को कम करके जहां मृदा अपरदन के दर को कम किया जा सकता है, वहीं अंतः स्पंदन के दर में वृद्धि कर भूमिगत जल संसाधन का संरक्षण या प्रबंधन किया जा सकता है। जहां कृषकों के द्वारा बाजार मांग को ध्यान में रखकर फसलों का चयन किए जाने के कारण मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, वहां कृषकों को पट्टीदार कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत जहां कृषक एक पट्टी में अपनी इच्छानुसार फसल उत्पादित कर सकता है, तो वहीं दूसरी पट्टी में मृदा अपरदन को रोकने वाली फसल को अपनाकर न केवल मृदा का संरक्षण कर सकता है बल्कि फसलों की विविधता में वृद्धि करने के साथ साथ उत्पादन लागत को भी कम कर सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में समोच्च रेखीय पट्टीदार कृषि, मैदानी क्षेत्रों में सामान्य पट्टीदार कृषि और वायु अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों में वायु पट्टीदार कृषि के द्वारा भूमि के संरक्षण के साथ भूमि का अनुकूलतम उपयोग भी किया जा सकता है। वायु अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों में मल्चिंग विधि अपनाकर भी मृदा संरक्षण किया जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत फसलों को काटते समय या काटे गए फसलों के अवशेषों को खेतों में बिखेर दिया जाता है। ऐसा करने पर न केवल मृदा के कण संगठित होते हैं बल्कि वाष्पीकरण का दर कम होने के कारण मृदा में नमी भी बनी रहती है। इससे वायु अपरदन से मृदा का संरक्षण होता है, साथ ही कार्बनिक पदार्थों के विघटन से मृदा की उर्वरकता पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। शुष्क कृषि क्षेत्र में जहां सिंचाई के साधनों का अभाव होता है, वह वर्षा पर आधारित कृषि किए जाने के कारण कृषकों के द्वारा अधिकांश समय भूमि को खाली छोड़ना पड़ता है। इस प्रकार के क्षेत्र में वर्षा के जल का संग्रहण कर जल संसाधन के प्रबंधन के साथ प्राकृतिक दशाओं के अनुरूप फसलों का चयन किए जाने पर न केवल शुष्क कृषि क्षेत्र की भूमि का अनुकूलतम उपयोग होगा बल्कि मृदा का भी संरक्षण और प्रबंधन होगा। जहाँ की प्राकृतिक दशाएं फसल के उत्पादन के अनुरूप ना हो, वहाँ एग्रोस्टोलॉजिकल विधि को अपनाकर पशुओं के लिए चारा का उत्पादन कर न केवल भूमि का अनुकूलतम प्रयोग किया जा सकता है बल्कि मृदा के संरक्षण के साथ पशु संसाधन पर आधारित आर्थिक क्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस भूमि का उपयोग किसी भी कार्य के लिए न किया जाता हो, वहाँ भूमि को खाली छोड़ने की जगह वृक्षारोपण कर मृदा और जल संसाधन के साथ वनस्पति की सघनता में वृद्धि की जा सकती है। अब मृदा संरक्षण से संबंधित बहुत सारी विधियां हैं, जैसे काउंटर ट्रेंचिंग, है ना, टेरेस बाइंडिंग, ये जानेंगे हम। जब मृदा संरक्षण से संबंधित जैविक विधियों के द्वारा मृदा निम्नीकरण की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, तब यांत्रिकी विधियों को अपनाकर ढाल की लंबाई और तीव्रता के प्रभाव को कम करके सतही जल के बहाव के दर में कमी करके मृदा के कटाव के दर को नियंत्रित किया जा सकता है। ढाल की लंबाई और तीव्रता को ध्यान में रखते हुए समुच्च रेखाओं के सहारे गर्त को बनाकर या सीढ़ियों को बनाकर या सीढ़ियों पर बेसिन और अवरोध का निर्माण कर न केवल सतही जल के बहाव के दर को कम किया जा सकता है बल्कि जलीय अपरदन से मृदा का संरक्षण करने के साथ अंतः स्पंदन के दर में वृद्धि कर भूमिगत जल संसाधन का भी संरक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार मृदा संरक्षण से संबंधित जैविक और यांत्रिकी विधियों को अपनाकर न केवल मृदा निम्नीकरण की समस्या का समाधान किया जा सकता है बल्कि मृदा और जल संसाधन के संरक्षण के द्वारा भूमि संसाधन का प्रबंध कर सतत कृषि पर आधारित मिशन को सफल बनाया जा सकता है। अब हम देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न, जिसके अंतर्गत एक फसल कृषि, गहन कृषि, दोषपूर्ण कृषि, इन सब कृषियों के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला सेक्शन, है ना। और मतलब ये थ्योरेटिकल, ये इसको पिक्टोरियल फॉर्म में ये बता रखा है, ठीक है। और आगे की चीज़ों की हमने पिक्टोरियल फॉर्म में बता रखा है, जिसके अंतर्गत आएगा वायु का प्रदूषण, है ना, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, ओजोन, ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है ना, ग्रीन हाउस गैस से किस प्रकार मतलब एक समस्या बनी हुई पर्यावरण के लिए, है ना। शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या होती है ना, कौन कौन सी गैसें आती है ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत। ग्रीन हाउस गैस लघु तरंग विकिरण के लिए पारदर्शी होते हैं, जबकि दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित कर बाह्य अंतरिक्ष
में जाने से रोकती है। वहीं ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा दीर्घ तरंग विकिरण के अवशोषण से वायु के तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, जो वायुमंडल में प्रकृति के अनुरूप होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन वर्तमान समय में जीवाश्म ईंधन के साथ जलावन की लकड़ियों का उपयोग और वृक्षों के कटाव के कारण ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में होने वाली वृद्धि से न केवल वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, बल्कि ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा दीर्घ तरंग विकिरण के अवशोषण से वायु के तापमान के साथ प्रतिलोम विकिरण के दर में भी वृद्धि होने के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक महत्वपूर्ण कारण बनता जा रहा है। यदि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त या उचित दिशा में प्रयास नहीं किया गया तो आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्षेत्रीय स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक जलवायु परिवर्तन से न केवल पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होगी, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होने पर जनधन की व्यापक हानि होगी, जिससे मानव समुदाय का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है ना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्न अक्षांश के आर्द्र जलवायु प्रदेश में तापमान में वृद्धि होने पर वायुदाब में कमी आने के कारण जहां वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होगी, वहीं वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि होने पर औसत से अधिक मात्रा में वृद्धि होने के कारण बाढ़ से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होने पर तटीय क्षेत्रों में न केवल चक्रवाती वर्षा होगी, बल्कि जलधन की व्यापक हानि भी होगी। तट से दूर अर्धशुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेश में तापमान में वृद्धि होने के कारण जब वाष्पीकरण के दर में वृद्धि होगी, तब सतही जल स्रोतों के सूखने के साथ भूमिगत जल स्तर में कमी आने पर जलीय सूखा के कारण जल संकट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मध्य अक्षांशीय क्षेत्र के भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की समयावधि बढ़ने पर शुष्क ऋतु की समयावधि में वृद्धि होगी, जिससे जल अभाव की समस्या उत्पन्न होगी। वहीं मध्य अक्षांश के अन्य क्षेत्रों में जहां तापमान में वृद्धि होने पर न केवल वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि होगी, बल्कि औसत से अधिक मात्रा में वातावरणीय वर्षा होने पर बाढ़ से संबंधित समस्याएं भी पैदा होंगी। यहाँ तक कि यांत्रिकी जनित चक्रवात के साथ तापीय जनित चक्रवाती दशा उत्पन्न होने पर ध्रुवीय भंवर की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होने से हिमवर्षा के कारण भी मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उच्च अक्षांशीय प्रदेश में ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमगलन होने पर जहां जल स्तर में वृद्धि के कारण तटीय क्षेत्र के साथ द्वीपों के जलमग्न हो जाने की संभावना बढ़ेगी, वहीं स्थल की सतह पर जल भराव की समस्या उत्पन्न होगी, है ना। ये ग्लोबल वार्मिंग के जलमंडल पर क्या प्रभाव है वो बताए गए हैं, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। जैसे एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति प्रतिकूल पर्यावरणीय दशा में सामान्यतः 6 से 7 वर्षों के अंतराल पर प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में पेरू के तट के समीप होती है। इस जलधारा के प्रभाव से पेरू के तट के समीप जल की सतह का तापमान अधिक होने के कारण निम्न वायुदाब का विकास होता है। इसी निम्न वायुदाब के केंद्र से गर्म होकर ऊपर उठने वाली वायु का इंडोनेशियाई द्वीप समूह के पास अवरोहण होने के कारण उच्च वायुदाब का विकास होता है, जिससे वाकर कोशिका में वायु की दिशा का व्युत्क्रमण हो जाता है। रिवर्स वाकर कोशिका के बनने पर प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में निम्न वायुदाब के विकास से जहां औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होने से बाढ़ से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है, वहीं इंडोनेशियाई द्वीप समूह के समीप उच्च वायुदाब के विकास से वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिस वर्ष एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति होती है, उसके बाद आने वाली ग्रीष्म ऋतु के समय एल नीनो जलधारा के प्रभावशाली होने पर प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग से निम्न वायुदाब का विस्तार सेंट्रल भाग तक हो जाता है, जिससे ऑस्ट्रेलिया के समीप दक्षिण हिंद महासागर में विकसित उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के केंद्र से चलने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन प्रशांत महासागर के पूर्वी सेंट्रल भाग की ओर मुड़ जाती है, जिसके कारण हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का प्रभाव कम हो जाने से भारत की मानसूनी जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार एल नीनो धारा के प्रत्यक्ष प्रभाव से जहां प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र के मौसम में प्रतिकूल परिवर्तन होता है, वहीं इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव से हिंद महासागर के तटीय देशों के मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिस वर्ष एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति होती है, उसके बाद आने वाले वर्ष में ला लीना जलधारा की तीव्रता बढ़ जाती है। ला लीना एक ठंडी जलधारा है जिसकी उत्पत्ति प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में होती है।
इस जलधारा के प्रभाव से प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब का विकास होने के कारण प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग से ऑस्ट्रेलिया के तट की ओर चलने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन के प्रभावशाली होने से औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होती है। वहीं दक्षिणी हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के समीप उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब के केंद्र से चलने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन की तीव्रता अधिक हो जाने पर अफ्रीका के पूर्वी तटीय क्षेत्रों के साथ भारत में होने वाली वर्षा की मात्रा पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि के कारण एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति के समय अंतराल में कमी आ रही है। यदि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए उचित प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले समय में एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति एक सामान्य परिघटना हो सकती है। ऐसी स्थिति में केवल प्रशांत महासागर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर मौसम में प्रतिकूल परिवर्तन होने से बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं उत्पन्न होगी। अब हम देखेंगे इंडियन ओशन डाइपोल, है ना। इंडियन ओशन डाइपोल का संबंध उत्तरी हिंद महासागर में अंडमान सागर और अरब सागर के जल की सतह के विभिन्न ऊष्मन से है। जब अरब सागर में जल की सतह का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होने पर निम्न वायुदाब का विकास और अंडमान सागर में उच्च वायुदाब का विकास हो जाता है, तब आयुडी के धनात्मक होने पर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन विषुवत रेखा को पार करने के बाद अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, जिससे भारत में औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होती है। वहीं अंडमान सागर में उच्च वायुदाब का विकास होने के कारण प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय क्षेत्र के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया के तटीय देशों में वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है। इंडियन ओशन डाइपोल के ऋणात्मक होने पर अरब सागर में उच्च वायुदाब जबकि अंडमान सागर में निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है। ऐसी स्थिति में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन विषुवत रेखा को पार करने के बाद अंडमान सागर की ओर मुड़ जाती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर तटीय क्षेत्र के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया के तटीय क्षेत्रों में औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होती है। वहीं भारत की मानसूनी वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन। इसका संबंध उष्णकटिबंधीय प्रदेश के ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन से है। ऊपरी वायुमंडल परिसंचरण के प्रभाव से जब वायु का अवरोहण होने के कारण उच्च वायुदाब का विकास होता है, तब वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है। उच्च वायुदाब के केंद्र से पूर्व की ओर जाने पर जहां वायु का आरोहण होने के कारण निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है, वहां औसत से अधिक वर्षा होती है। इस प्रकार एमजीओ का प्रभाव पश्चिम से पूर्व की ओर विस्थापित होता है। भारत में ग्रीष्म ऋतु के समय उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का प्रभाव बने रहने पर अधिक तापमान होने के बावजूद निम्न वायुदाब का विकास नहीं हो पाता है, जिससे वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है। वहीं दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र, जिसे पूर्वी भाग कहते हैं, में निम्न वायुदाब का विकास होने पर अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। यदि ग्रीष्म ऋतु में समय से पहले ही उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का उत्तर की ओर विस्थापन हो जाता है, तब इस जेट स्ट्रीम की अनुपस्थिति में तापीय जनित चक्रवाती दशा उत्पन्न होने पर औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होती है। इस प्रकार एमजीओ के कारण भारत की मानसूनी जलवायु पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहता है। ठीक है, ठीक है, ये पूरा पिक्टोरियल फॉर्म में मैंने बता रखा है। ओजोन क्षरण को भी दिखा रखा है ना। ऑक्सीजन, अब ओजोन से क्या प्रभाव पड़ता है, ओजोन क्या है, ये इस थ्योरी में मैंने बता रखा है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से निर्मित ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण समताप मंडल की जिस परत में होता है उसे ओजोन मंडल कहते हैं। इस परत में ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर न केवल पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी किरणों की तीव्रता को कम करता है, बल्कि पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के कारण समताप मंडल के तापमान में वृद्धि होने से क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य में तापीय विलोमता की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण ही मौसम में होने वाले परिवर्तन क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है ना। अब ओजोन क्षरण के कारण को हम जानेंगे। ये पूरा इसके डायग्राम के थ्रू और इक्वेशन के थ्रू बताया गया है। मैं थ्योरी में आपको पढ़ के बता देता हूँ। समताप मंडल में ओजोन का विघटन और ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया प्रकृति के अनुरूप होने वाली सामान्य रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें एक प्रकार का संतुलन बना रहता है। लेकिन तकनीकी विकास पर आधारित इस आधुनिक युग में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन क्षरण के उत्सर्जन में होने वाले वृद्धि से न केवल वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, बल्कि इस प्रकार के ओजोन क्षरक का समताप मंडल में प्रवेश करने पर ओजोन
क्षरण की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पराबैंगनी किरणों के द्वारा प्रकाश रासायनिक विघटन होने पर क्लोरीन सक्रिय हो जाता है, तब यही क्लोरीन ओजोन के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्लोरीन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित होने के साथ ओजोन गैस का विघटन करता है। वही क्लोरीन मोनोऑक्साइड नवजात ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर न केवल ओजोन निर्माण की दर को कम करता है, बल्कि क्लोरीन में परिवर्तित होने के बाद फिर से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इस प्रकार ओजोन क्षरक के कारण ओजोन विघटन की दर में वृद्धि के साथ ओजोन निर्माण की दर में कमी आने पर ओजोन गैस का क्षरण होता है। यह प्रक्रिया एक चक्र के समान तब तक चलती रहती है जब तक कि क्लोरीन जैसे ओजोन क्षरक समताप मंडल से क्षोभ मंडल में नहीं आ जाते। ओजोन क्षरक के कारण ही अंटार्कटिक महाद्वीप और आर्कटिक महासागर के ऊपर ओजोन छिद्र के आकार में होने वाली वृद्धि से पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी किरणों की तीव्रता में वृद्धि हुई। यदि ओजोन क्षरण के दर को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले समय में ओजोन क्षरण के कारण विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होंगी, है ना। ठीक है, ये पिक्टोरियल फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन क्षरक का ऊपरी वायुमंडल के कारण निम्न अक्षांशीय प्रदेश से ध्रुवीय प्रदेश की ओर स्थानांतरण होता है। शीत ऋतु के समय तापीय प्रवणता अधिक होने के कारण वायुमंडलीय परिसंचरण की तीव्रता भी अधिक होती है। इसलिए ही ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु के समय प्रदेशों के स्थानांतरण का दर भी अधिक हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंडों का अभाव होने के कारण यह प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती है। ध्रुवीय प्रदेश में तापीय विलोमता का प्रभाव होने के कारण क्षोभमंडल की ऊपर की परतों में प्रदूषकों का अधिक मात्रा में संकेंद्रण होता है। वहीं शीत ऋतु के समय समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य तापीय प्रवणता अधिक होने के कारण समताप मंडल से क्षोभ मंडल की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जिससे समताप मंडल के नीचे की परतों में ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। इस जेट स्ट्रीम के द्वारा ओजोन क्षरक क्षोभ मंडल से समताप मंडल में प्रवेश कर जाते हैं, जहां समताप मंडलीय बादलों में प्रदूषकों का संकेंद्रण होता है। वही ग्रीष्म ऋतु के समय पराबैंगनी किरणों की तीव्रता अधिक होने पर प्रकाश रासायनिक विघटन की प्रक्रिया से क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन का विघटन हो जाता है, जिससे ओजोन क्षरण की प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ये अम्लीय वर्षा का मैंने बता रखा है ना। आर्थिक विकास के कारण वायुमंडल के प्रदूषित होने पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं में अम्लीय वर्षण भी एक जटिल पर्यावरणीय समस्या बनती जा रही है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित शहरों में जहां उद्योगों के साथ वाहनों की संख्या अधिक होती है, वहां जीवाश्म ईंधन का अधिक मात्रा में उपयोग किए जाने के कारण सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे प्रदूषक के उत्सर्जन में होने वाली वृद्धि से न केवल वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, बल्कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर अम्ल के रूप में पृथ्वी की सतह पर आते हैं, जिससे वर्षा की अम्लीयता में वृद्धि हो रही है। यद्यपि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी क्षेत्रों में औद्योगिक दृष्टि से विकसित शहरों की भूमिका अधिक है, लेकिन वर्षा की अम्लीयता में होने वाली वृद्धि से न केवल ऐतिहासिक इमारतों का क्षरण ही नहीं होता, बल्कि स्थल और जलमंडल भी प्रभावित होने पर पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलित होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अम्लीय वर्षण के कारण स्थल की सतह पर मृदा की अम्लीयता में वृद्धि होने पर न केवल मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, बल्कि भूमि की उत्पादकता के साथ वनस्पति की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि जलमंडल पर भी अम्लीय वर्षा के कारण जल के प्रदूषित होने से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलित होने के साथ स्थल पर रहने वाले जैविक समुदाय के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार अम्लीय वर्षा के प्रभाव को ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए ही कम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वर्षा की अम्लीयता में कमी के साथ पर्यावरण के साथ साथ जैव विविधता का भी संरक्षण होगा, है ना। इससे जैव विविधता का भी संरक्षण होगा। ये वायु प्रदूषण के बारे में बताया है इसमें पूरा, है ना, पिक्टोरियल फॉर्म में, है ना, पूरा इसमें दिखाया गया है। ठीक है, विकसित शहरों में जहां बहुमंजिला इमारतों की संख्या और सघनता की अधिकता होने के साथ वनस्पति की सघनता कम होती है, वहां नगर के केंद्र में कंक्रीट सतह के द्वारा सौर ऊर्जा का अधिक मात्रा में अवशोषण किए जाने से एल्बिडो या परावर्तिता कम हो जाती है।
वहीं जीवाश्म ईंधन का अधिक मात्रा में उपयोग किए जाने पर वायुमंडल के प्रदूषित होने के कारण प्रतिलोम विकिरण की दर में वृद्धि होने लगती है, जिससे नगर के केंद्र का तापमान आसपास के क्षेत्र की अपेक्षा अधिक हो जाने से नगरीय ऊष्मनद्वीप के प्रभाव से नगर की जलवायु भी बाह्य क्षेत्रों से भिन्न हो जाती है। नगरीय ऊष्मनद्वीप के प्रभाव से जब नगर के केंद्र का तापमान अधिक हो जाने पर निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है, तब नगर के केंद्र में वायुमंडलीय अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाह्य स्रोतों से नगर के केंद्र की ओर आने वाली वायु गर्म होने के साथ प्रदूषित भी हो जाती है। जब निम्न वायुदाब के केंद्र से संवहन तरंग के रूप में आर्द्र वायु का आरोहण होता है, तब सामान्यतः विद्युत गर्जन के साथ कम समय के लिए तीव्र गति से सीमित क्षेत्र में वर्षा होने पर जल भराव के कारण बाढ़ से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण नगर की जलवायु पर जहां सर्वाधिक प्रभाव पड़ रहा है, वहीं नगर के अनियोजित विकास के साथ जल के निकास की अपर्याप्त अपवाह व्यवस्था होने पर शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की बारंबारता और आवृत्ति में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब हम इससे आगे वाले नगर की जलवायु कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है। नगर की जलवायु के अंतर्गत है ना, ये देखेंगे तापीय विलोमता को भी मैंने बता रखा है। ठीक है, तापीय विलोमता के प्रकार दिखा रहे हैं। सतह के समीप विलोमता, विकिरण, वायु अपविलोमता, अभिवलन होता है ना। ये पूरा मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में बता रखा है। ठीक है, सामान्य नियम के विपरीत जब ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी की जगह वृद्धि होने लगती है, तब तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु की परतों का विकास हो जाता है। जब गर्म वायु से ठंडी वायु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होने के कारण डायबेटिक शीतलन की प्रक्रिया होती है, तब सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि के साथ वायु के संतृप्त होने के कारण संघनन की क्रिया होती है, जिससे कोहरे के निर्माण के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शांत और शुष्क वायुमंडल में शीत ऋतु के समय दीर्घकालिक रात्रि होने पर जब पार्थिवीय विकिरण का दर अधिक हो जाता है, तब सतह के तापमान में कमी आने पर ठंडी वायु के सतह के संपर्क में आने से आने वाली वायु जो होती है ठंडी हो जाती है, जिससे विकिरण विलोमता के साथ कोहरा के निर्माण के लिए प्राकृतिक दशाएं अनुकूल हो जाती है। विकिरण विलोमता ध्रुवीय प्रदेश के हिमाच्छादित सतह की मुख्य विशेषता है, जो अन्य अक्षांशीय प्रदेशों में शीत ऋतु के समय देखने को मिलती है। जब पर्वतीय क्षेत्र में रात्रि के समय शिखर की वायु ठंडी और भारी होने के कारण घाटी में प्रवेश करती है, तब घाटी की गर्म वायु को ऊपर की ओर विस्थापित कर स्वयं सतह की ओर जाती है, जिससे वायु अपवाह विलोमता के कारण घाटी में कोहरे का निर्माण होता है। वहीं जब ठंडी सतह के ऊपर गर्म वायु का क्षैतिज प्रभाव होता है, तब अभिवहन के कारण तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना। क्षोभ मंडल के ऊपर परतों की विलोमता बताई गई है ये। ठीक है ना, ये किस तरह से होता है। क्षोभ मंडल की ऊपर की परतों में संवहन तरंग वायु के अवरोहण और वाताग्र के क्षय के कारण तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। निम्न अक्षांशीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के समय जब संवहन तरंग के रूप में गर्म और शुष्क वायु का आरोहण होता है, तब गर्म वायु का ऊपर की ओर और ठंडी वायु का नीचे की ओर विस्थापन के कारण संवहनीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वायु के अवरोहण के कारण एडियाबेटिक ऊष्मन के द्वारा जब गर्म वायु के तापमान में वृद्धि होती है, तब ऐसी स्थिति में ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु के परतों का विकास होने पर तापीय विलोमता के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में वाताग्र क्षय के बाद ठंडी वायु का सतह की ओर विस्थापन के साथ गर्म वायु का ऊपर की ओर विस्थापित हो जाने से वाताग्र जनित तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कार्बन के 6 भी अब देख लीजिए। ब्लू कार्बन यूपीएससी में पूछा जा चुका है ना। ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ब्लू कार्बन और ग्रीन कार्बन क्या होता है। ब्लू कार्बन यूपीएससी में पूछा गया था, जो जलीय पारिस्थितिकी के तंत्र में कार्बनिक पदार्थों
के संचयन से होता है, इसे ब्लू कार्बन कहते हैं, है ना। ब्लैक कार्बन क्या होता है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा दक्षता औसत से कम होती है, यह जलावलन की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है ना। ब्राउन कार्बन क्या होता है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा दक्षता अधिक होने पर वायुमंडल में ब्लैक कार्बन की अपेक्षा ब्राउन कार्बन का अधिक मात्रा में निष्कासन होता है। ब्लू कार्बन में बता ही चुका हूँ। ग्रीन कार्बन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब सौर ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का बायोमास या कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है तब ग्रीन हाउस, तब उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर्यावरण पारिस्थितिकी का सेक्शन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेक्शन में हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उसके साथ आपको शीघ्र ही मिलेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।